तो बोलो तो सही। क्या डिस्कस करना है? हम्म। अच्छा जी, हम IS-16 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको IS-16 में बता दिया था सवाल किस किस तरह के आने हैं। ये नहीं बताया था। अच्छा जी। अच्छा, ये 17 नंबर का सवाल आया बच्चों। कितने नंबर का सवाल आया था? 17 नंबर का सवाल आया था। और आया कब था? पार्टन 23 में। ठीक हो गया जी। क्या बनाना है जी? नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना है। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा। ट्राउट लिमिटेड। सवाल कौन सा जी? ट्राउट लिमिटेड। अच्छे सवाल पढ़ते हैं जी। हमने कोशिश करनी जितने मैक्सिमम पास होने का सवाल हो सके इस सेशन में डिस्कस करें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सवाल आने किस तरह के। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एट यकम जनवरी 2022 आ रहा है इसका। इक्विपमेंट एक चीज है हमारे पास, और एक है ऑफिस बिल्डिंग। इक्विपमेंट की कॉस्ट या रीबिल्ड अमाउंट है 360। और अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? 110 की। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस रेट क्या है? और मॉडल कौन सा है? सारा कुछ दिया हुआ, यही हमने नोट में लिख देना है। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है ना, ये सारी बातें वहीं पर हम लिखते हैं। ऑफिस बिल्डिंग 280 की बाई की थी। 56 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 ईयर उसकी लाइफ है। और रीवैल्यूएशन मॉडल है। ठीक है जी बच्चों। मैंने आपको नोट बनाने का तरीका सिखाया है कि आप पहले टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट में सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, और जब टी अकाउंट बन जाएगा, नोट बनाना 5 मिनट का काम। ठीक हो गया जी? अच्छा। अब आगे चलते हैं बच्चों। यकम जनवरी 2022, द रीवैल्यू सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 32 मिलियन। अब बात हो रही है ऑफिस बिल्डिंग।
ये स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या है जी, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। मतलब हो सकता है इसकी लाइफ 15 साल हो, 18 साल हो, हमें नहीं पता। लेकिन जब आखिरी दफा रीवैल्यूएशन हुई थी तो उस वक्त उन्होंने लाइफ कैलकुलेट की थी, तो उन्होंने रिमेनिंग लाइफ बता दी हमें कितनी है, 10 साल। तो हमें रिमेनिंग लाइफ ही चाहिए होती है रीवैल्यूएशन के बाद, टोटल लाइफ नहीं चाहिए होती, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं तो रिमेनिंग लाइफ पे ही डिवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, हमें टोटल लाइफ की जरूरत है भी नहीं वैसे। बराबर। एट यकम जनवरी 2022, बच्चों यकम जनवरी 2022 ये करंट ईयर की बात हो रही है, ऐसी है, करंट ईयर की बात हो रही है। यकम जनवरी 2022 द रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 32 मिलियन। इसका मतलब बच्चों ये भी है कि ओरिजिनल सरप्लस हो सकता है ज्यादा हो, ओरिजिनल सरप्लस हो सकता है 50 हो, ठीक है ना। क्यों, रीवैल्यूएशन कब हुई है हमें नहीं पता, हो सकता है 2019 में हुई हो, हो सकता है 2020 में हुई हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर साल सरप्लस में से कुछ पैसे निकल के रिटेन अर्निंग में गए होंगे, ऐसी है। तो ये जो 32 मिलियन का सरप्लस है ये बाकी बचा हुआ सरप्लस है, टोटल सरप्लस नहीं है, क्योंकि ये सरप्लस की वैल्यू है ये कम जनवरी 22 वाले दिन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये कम जनवरी 22 वाले दिन उसकी ये वैल्यू है। अगर हम चाहें कैलकुलेट करना कि कितने साल हो चुके हैं रीवैल्यूएशन हुए, क्या ये निकाल सकते हैं हम, रीवैल्यूएशन हुए कितना टाइम हो चुका है, क्या ये हम निकाल सकते हैं? शाबाश बताएं जरा। लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी, अगर ये पता करना हो तो क्या ये हम पता कर सकते हैं? हाँ जी, बताएं जरा, कोई आइडिया? बताएं, शाबाश 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 शाबाश। नहीं पता चल सकता? हम ये ऑनलाइन स्टूडेंट साहब बताते हैं, मेरे सामने तो सारे गूंगे बहरे अंधे बैठे हुए हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखिए जी, 280 उसकी वैल्यू थी, 10 साल उसकी लाइफ थी, 280 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 56। तो 28 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 56 आया होगा, 2 से। यहाँ से पता चल रहा है कि रीवैल्यूएशन हुए हुए 2 साल गुजर चुके हैं। आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आप पेपर में ही निकाल सके, हालांकि आपने बड़े सवाल किए हैं, लेकिन फिर भी अभी आप इस काबिल नहीं हुए। However, on 31 December 2022, due to a slump in the market, the building was again revalued by an independent valuer, and this time the office building was valued at only 156 million.
अब बात हो रही 31 नवंबर की, तो इसका मतलब है साल और गुजर गया। तो जब साल गुजरा तो पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 58 की, 28 की। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी, अब कैरिंग वैल्यू पे मौत पड़ जानी है। कैरिंग वैल्यू नहीं निकलनी, नहीं निकलनी, पता मुझे। 196 ये लाते हैं आप लोग। और फेयर वैल्यू कितनी है जी, 156। गेन आया लॉस आया, लॉस आया कितना, 40 का। रिवॉल्यूशन लॉस कितना आया जी, 40 का। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन करेंगे। तो जो कॉम कैरिंग वैल्यू नहीं निकाल सकती, उसने रिवैल्यूएशन कहाँ निकालनी। अच्छा जी, लॉस आया 40 का। ऑलरेडी सरप्लस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 32 का, लेकिन ये साल के शुरू में पड़ा था। जब साल गुजरा होगा तो इसमें से कुछ ट्रांसफर भी हुआ होगा। कितना ट्रांसफर हुआ होगा, अभी मौत पड़ने लगी। 3.2 दो फिटे मुक्त हो देते, देखा, ਇਹ भी नहीं तुसी काट सके। जिल्लत मुकदरा च लिखी हो तो बंदा की कर सकता। अब 8 कहाँ से आया, इस पे मौत पड़ जानी है। तो जिसको पता होगा कि 2 साल गुजर चुके हैं, उसको पता होगा कि बाकी 8 साल। तो जिसको यही नहीं निकला जिस बंदे से, उन्होंने बाकी की करना है। बोल जाओ तुम 18 नंबर लै सकते इस नोट। अभी तक आप इस काबिल नहीं हो सके, 4 महीने गुजर गए। ठीक है जी, तो बच्चों एंट्री पास होगी जी, सरप्लस डेबिट कितने से, 28 से। 28 से क्यों, क्योंकि 4 का सरप्लस आप ऑलरेडी का क्या कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं। 32 का ओपनिंग बैलेंस था, 4 ट्रांसफर हो चुका है, 28 पड़ा हुआ था। अब लॉस हो गया है, कितना लॉस हो गया है, 40 का। एंट्री क्या पास करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 28 से, प्रॉफिट लॉस डेबिट 12 से, और ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट 40 से। और वही बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, ऑफिस बिल्डिंग में पहले डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे सारी, पिछली जितनी पड़ी थी और इस साल जितनी चार्ज की, सारी खत्म करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। फिर 40 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें से 28 जाएगा सरप्लस में, 12 जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और क्लोजिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी 156, जो कि फेयर वैल्यू के बराबर। ये ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट बनना चाहिए। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा 0, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी आ जाएगा 0। रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्लोज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज, और आपका बिल्डिंग का बैलेंस भी क्लोज होगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन है, ये एंट्री है। और रिमेनिंग लाइफ ऐसे निकाली है कि टोटल लाइफ कितनी थी, 10, कितने साल गुजर चुके हैं, 2, तो रिमेनिंग लाइफ 8 साल पड़ी हुई। ठीक है जी, ये रिवैल्यूएशन का टोटल पॉइंट था इस पूरे सवाल। आसान था, मुश्किल था, आसान था। अब इसको नोट में लिखते हैं। नोट में कैसे लिखना है, ऑफिस बिल्डिंग का नोट बनाएंगे बच्चों। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखेंगे, 280। एडिशन कोई नहीं हुआ, डिस्पोजल भी कोई नहीं हुआ। लॉस हुआ कितना, 40 का, तो 40 के 2 हिस्से करके लिखेंगे। 28 कहाँ गया, सरप्लस में, और 12 कहाँ गया, प्रॉफिट लॉस।
और ड्यूरिंग द ईयर आपने डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट किया 84 से, तो जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है वो फेयर वैल्यू के बराबर है 156। जो अकाउंट में किया वो यहाँ पे प्लस माइनस करना है। तो मसला तो ये आपसे अकाउंट ही नहीं बनना। अब आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे जी? 56। साल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? 28। तो सारी की सारी हमने खत्म कर दी, डिस्पोजल था कोई नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा? 0। समझ आ गई? इस कैरिंग वैल्यू में से ये वाली कैरिंग वैल्यू माइनस करनी है, तो आपके पास क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, वो 156 ही बनती है। तो समझ आ गई? फिर उसके बाद बच्चों नीचे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन देनी होती है, कौन कौन सी? मेजरमेंट बेस, रिवैल्यूएशन, यूजफुल लाइफ 10 साल, मेथड, स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया? और नीचे क्या बताना होता है? दो बातें बतानी होती है, और कौन कौन सी? कि लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है? 31 दिसंबर 2022 वाले दिन हुई है। ठीक है जी? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, नाम उसने कोई नहीं बताया, हम नहीं लिख सकते। हम क्या बताएंगे जी? द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। अच्छा, ये बात बता दी। उसके बाद बताना होता है कि अगर ये एसिड कभी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना होता तो उसकी कॉस्ट क्या होती? तो हम बताएंगे जी, हैड रिवैल्यूएशन नॉट बीन परफॉर्म द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 2022 वुड हैव बीन। ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको तरीका बताया था कि आपके पास जो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट है उसमें अगर सरप्लस है तो माइनस कर दें, लेकिन अगर लॉस है तो ऐड कर दें। याद है? तो 156 है बच्चों, और उसमें लॉस कितना गया है? 12 का। लॉस से मुराद वो वाला लॉस जो प्रॉफिट लॉस में गया। हालांकि टोटल लॉस तो 40 का हुआ है, लेकिन असल में लॉस 12 का है जो प्रॉफिट लॉस में, तो वो वाला लॉस आपने ऐड बैक कर देना है। तो आंसर क्या रहेगा? 160 है। ठीक है जी? एक और चीज भी बतानी होती है, उसने मांगा था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो चेंज आया ना ड्यूरिंग द ईयर वो भी बताएं। तो वो भी बच्चों आप निकाल सकते हैं अगर आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाया हुआ। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 32। कितना ट्रांसफर हुआ और कितना सर लॉस में आया? 28। तो वही हम यहाँ पे बताएंगे जी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 32। कितना ट्रांसफर हुआ और कितना लॉस हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस ये भी बताना होता है। तो समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब बात करनी है हमने इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है जी? 360। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 110। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% रेट है, और कॉस्ट मॉडल है। ऑन ये कम जुलाई 22 a new equipment was acquired by making payment of 50 million। नया इक्विपमेंट बाय किया है, कितने का? 50 मिलियन। क्लास कितने बजे थी? हाँ, तुझे कितने थी? 12:30। तो सुबह 8 से लेकर 12 तक ही कर दे रहे हो। शाबाश। न्यू इक्विपमेंट वाज acquired by making payment of 50 million to supplier। In addition, an old equipment was given in exchange to the supplier. The fair value of the old and new equipment were assessed at 60 million and 105 million, respectively. The old equipment had been acquired at a cost of 80 million on यकम जुलाई 2019। जरा इक्विपमेंट कौन बनाए? शाबाश। ये याद करें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सचेंज पढ़ाया था, याद है?
हाँ जी। ये एक्सचेंज वाला पॉइंट मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो ये अब आपसे ठीक होना चाहिए। हाँ भाई, अकाउंट बनाया जी। ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? 360। और नया एसेट कितने का लिया था? नया एसेट में कितने का पड़ा? 110 का पड़ा। ठीक है जी। लेकिन वो 110 की पेमेंट नहीं की हमने। नए एसेट 110 का पड़ा, लेकिन उसमें से पेमेंट कितनी की है? 50 की। बाकी पुराने एसेट की वजह से हमें मिला, तो डिस्पोजल से आ रहा है बाकी का 60। समझ लगी बात? और जो पुराना एसेट निकाला वो 80 का था, तो क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 39। ठीक होगा जी। अच्छा जी। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 110। ड्यूरिंग द ईयर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? वो कैसे निकली? देखे जरा। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स, याद है? बचपन की बातें। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी? 250। और जो एसेट हमने डिस्पोज किया था उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, वो कैसे निकालेंगे? वो यहाँ से वर्किंग करेंगे पहले। एसेट जो हमने बेचा ओरिजिनली कितने का था? 80 का था। किस तारीख को? 1 जुलाई 2019 को। तो 80 का था, तो 2019 में 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो डब्ल्यूडीवी क्या रहेगी होगी साल के एंड पे? 72। अगले साल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। डब्ल्यूडीवी पीछे कितनी बाकी रहेगी होगी? अगले साल मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, और डब्ल्यूडीवी कितनी रहेगी होगी? और अगले साल, इस साल वो 6 महीने इस्तेमाल करके बेचा, तो 4.6। और डब्ल्यूडीवी कितनी रहेगी होगी? 41.5। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी? 38.5। लेकिन हमें कौन सी डब्ल्यूडीवी चाहिए? साल के शुरू वाली। वो कितनी है? 46.1। वो 46.1 यहाँ से माइनस करें। समझ रही है?
तो समझ आ गया सबको? तो 250 माइनस 46.1, तो ओपन डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट यूज फॉर 12 मंथ कितना आ जाएगा जी? 203.9। ये वो एसेट है जो पूरे 12 महीने आपके पास पड़े रहे, इसके ऊपर पूरे 12 महीने की डिप्रिसिएशन आ जाएगी 40.8। अच्छा, जो हमने एसेट बेचा उसके ऊपर 6 महीने की डिप्रिसिएशन तो आनी है ना, वो 4.6 यहाँ पे निकाली हुई है आपने, वो तो जाके जमा कर दें। जो एसेट हमने बेचा 6 महीने इस्तेमाल किया था ना, तो 6 महीने की तो उसकी डिप्रिसिएशन भी आनी है, तो 4.6 भी ऐड होगा। और फिर जो एसेट लिया हमने वो 110 का था, उसकी 6 महीनों की डिप्रिसिएशन भी ऐड होनी है। तो समझ आ गई बात की? एक्सचेंज ऑफ एसेट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था जी? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। याद है कुछ कुछ? तो बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 56.4, ठीक है जी। तो 56.4 आ गया हमारे पास। अच्छा, और जो एसेट हमने बेचा था उसकी कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 38.5। वो बच्चों यहाँ से निकाल देंगे, डिस्पोजल में ले जाएंगे। और समझ नहीं है? ये वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वर्किंग नंबर 1 होनी है, बाद में वर्किंग नंबर 2 होनी है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 127.9। ठीक हो गया? अच्छा, अगर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें बना सकते हैं। ओल्ड इक्विपमेंट कितने का था? 80 का था। उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की थी? 38.5 की थी। और उसकी कीमत अगली पार्टी ने क्या लगाई? 60। तो मैं गेन कितना हुआ? 18.5। ये तो 60 है, इसको हमने नाम दिया था ट्रेडिंग अलाउंस का, याद है आपको? ओल्ड इक्विपमेंट 80 का था, 38.5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, अगली पार्टी ने इसकी कीमत 60 लगाई थी। अगर हमने किसी और को बेचा होता तो इस 60 का कैश मिल जाता हमें, तो कैश भी तो 60 पे आना था ना। अब यहाँ पे कैश नहीं मिला, नया इक्विपमेंट मिला है, तो ये कैश नहीं लिख सकते यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यू इक्विपमेंट। और ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ आ गई? और गेन आया कितना? 18.5। ये सारी वर्किंग समझ आ गई बच्चों? अब यही अकाउंट की बेस पे हम बनाएंगे नोट। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना लिखेंगे? 360। एडिशन कितना हुआ? 110 का। डिस्पोजल कितना हुआ? कॉस्ट लेनी है यहाँ पे, डब्ल्यू नहीं लेनी। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 390। ओपनिंग बैलेंस 360, एडिशन 110, डिस्पोजल 80 और क्लोजिंग बैलेंस 390। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस 110 था, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? 56.4। डिस्पोजल 38.5। एलिमिनेशन का कोई चक्कर नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 127.9। और इस 390 में से 127.9 को माइनस करेंगे तो 262.1 आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी क्लोजिंग। ठीक है जी, तो ये नोट आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही है, नीचे 2-3 बातें लिखनी पड़ेंगी। मॉडल कौन सा है? कॉस्ट, डेप्रिसिएटेड क्या है?
20 और मेथड कौन सा डिप्रेशन का, रिड्यूसिंग बैलेंस। और इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई डिस्पोजल किया है उसकी डिटेल आपके पास होगी तो वो बता देंगे। क्या बता देंगे? डिस्पोजल की डिटेल। भाई डिस्पोजल जो एसेट किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, डब्ल्यूडीवी कितनी थी, गेन आया लॉस आया, जिसको बेचा है वो कौन था, ठीक है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जी IS 40 का। आता है आपको? IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें दो मॉडल होते हैं, कौन कौन से? एक कॉस्ट और एक फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट मॉडल है तो वो वही है जो IS 16 में पड़ा है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू हुआ तो डेप्रिसिएशन नहीं आनी, उसकी फेयर वैल्यू साल के शुरू में जो एंड पे है उसमें कंपैरिजन करेंगे, या गेन आएगा या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है जी, ये बात है। और 1 जनवरी 2022 TL completed construction of the warehouse at a cost of 55 million for subsequent sale to the customer। हमने बनाया था कि हम इसको बेच देंगे। However, warehouse was given on rent on an annual rent of 8 million on 1 अप्रैल 2022। वो बना कितने की, वो बिल्डिंग बनी कितने की? 55 की। सोचा था बेच देंगे, लेकिन बाद में रेंट पे चढ़ा दिया। और रेंट पे कब चढ़ाया? 1 अप्रैल को। कितना रेंट पकड़ा है? क्या ये साल का है? हमारी इनकम कितनी बनती है? हमारी इनकम कितनी बनती है? 6 मिलियन बनती है। ऐसी है। द फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलो। यकम जनवरी 2022 को फेयर वैल्यू कितनी थी? 1 अप्रैल को कितनी थी? और 31 दिसंबर को 80 की। ये तो नहीं हम लेनी, ठीक हो गया। और ये भी नहीं लेनी। इनिशियली मैयर डेट कॉस्ट होता है, याद है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा किस पे मैयर होती है? शुरू में कॉस्ट पे मैयर होती है। और कॉस्ट हमारी कितनी लगी थी? 55 लगी थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। साल के एंड पे देखेंगे कितनी फेयर वैल्यू है? 80। डिप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं चार्ज होगी। 55 से 80 पे गए तो क्या आंसर आएगा बच्चों?
हाँ जी, तो कितना गेन आया बच्चों? 25 का गेन आया। कितना गेन आया जी? गेन आया 25 का। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन आपने समझनी है कि भाई क्या पहले दिन से ये बिल्डिंग जो थी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी थी या किसी और स्टैंडर्ड में पड़ी थी? आगे से लिखा हुआ है फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू दी कस्टमर। तो इसका मतलब है हमने बिल्डिंग बनाई क्यों थी? बेचने के लिए बनाई थी। तो इसका मतलब है पहले दिन से बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं थी, ये IS2 में थी। कहाँ पे थी? IAS2 से ये शिफ्ट हो रही है कहाँ पे? IS40 में शिफ्ट हो रही है। अगर ये पहले दिन से लेके आज तक IS40 में होती तो हम गेन रिकॉर्ड करते 25 का। कैसे? 55 को 80 से कंपेयर करते और हमें कितना का गेन हुआ? 25 का गेन हम प्रॉफिट लॉस में ले जाते और 80 की वैल्यू हम बैलेंस शीट में ले जाते। ठीक हो गया। अब जरा चलते हैं, माजी की यादें ताज़ा करते हैं। यहाँ पे IS40, यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था कि अगर IAS2 से ये जरा पढ़े बी पार्ट। The property that is intended for sale in the ordinary course of business is carried according to IS2. In case it is classified as investment property, then the property is transferred to investment property at its carrying amount in accordance with IS2, lower cost and NRE, and then revalued to fair value in accordance with IS40 at the date of transfer with any difference going to profit. पॉइंट समझ गया कि जिस दिन ये ट्रांसफर हुई है उसी दिन फेयर वैल्यू को मेजर करेंगे। तो बच्चों ये 55 की थी, किस तारीख को? ये कम अप्रैल को। 55 पे ही ट्रांसफर हुई होगी IS40 में, ऐसी है। लेकिन उसी दिन उसको रीवैल्यू करेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे? 73 पे लेके जाएंगे। कितना गेन आया? 18 का गेन ये कम अप्रैल को रिकॉर्ड करके बैठे होंगे। अब जब बैलेंस शीट में पहुंचेंगे तो कहां से कहां जाना है हमने? बैलेंस शीट में हमने 73 से 80 पे जाना है। तो 7 का गेन रिकॉर्ड बनता ये अभी 25 ही है, लेकिन ये दो स्टेप में बन रहा है। पहले अगर सिर्फ 40 में होता और 40 में रहते तो 25 का गेन रिकॉर्ड करना था, लेकिन अब 2 से 40 में जा रहे हैं तो जिस दिन 2 से 40 में गए उस दिन गेन रिकॉर्ड करेंगे और एक गेन साल के एंड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक की बात समझ लगी है बच्चों? अब यहां पे लिखें ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री IAS2 से IS40 पे जब गए उस दिन ट्रांसफर किया होगा 55 पे, लेकिन उस दिन 18 का क्या किया होगा? गेन भी रिकॉर्ड किया होगा। तो कैरिंग वैल्यू इस वक्त कितनी होगी? 73 होगी बैलेंस शीट डेट। ठीक है। और बैलेंस शीट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? 80। तो 7 का गेन आया होगा जो कि जाना है प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गई बात है? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बारे में बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी बारे में भी डिस्क्लोजर देना होता है।
अब इसके लिए देखते हैं क्या बताना होता है। ये देखो लिखा हुआ जी, अगर आप 2 से 40 पे गए तो क्या करना है बच्चों, ट्रांसफर द इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट टू IS 40, देन टेक इट टू फेयर वैल्यू इन IS 40। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम कॉस्ट फॉर IS 40। मतलब पहले इन्वेंट्री से उसको ट्रांसफर करेंगे और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे। वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो फ्यूचर के लिए कॉस्ट है। मतलब क्या मतलब है कि अगर फ्यूचर में IS 40 में कॉस्ट मॉडल भी चल रहा है, अगर फ्यूचर में IS 40 में कॉस्ट मॉडल भी चल रहा है, तब भी 73 ही मानी जाएगी। 73 को डेप्रिशिएट करेंगे, ना कि 55 को डेप्रिशिएट करेंगे। लॉजिक समझ आइए कि 2 से 40 में गए, 40 में कॉस्ट मॉडल था, तब भी क्या करेंगे, पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फाइंड करेंगे और फिर 55 कॉस्ट नहीं है, 73 आपकी कॉस्ट है। ये बात समझ लगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है जी IS 40 की, ये जरा देख लेते हैं। द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IS 40 नोट्स टू द फर्म। डिस्क्लोजर एप्लीकेबल टू बोथ फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल इज यूज। सबसे पहले तो बताना है कि मॉडल कौन सा है, बताएंगे। तो जरा देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल। सबसे पहली लाइन तो ये आ गई, वो आ गई। दूसरी लाइन, द मेथड एंड assumption अप्लाइड इन अराइविंग एट फेयर वैल्यू। ये बात हमें डाटाबेस ने बताई नहीं है कि किस बेसिस पे आपने फेयर वैल्यू निकाली है, उसे नहीं बताई, हम नहीं लिखेंगे। हो जाएगी बात। The extent to which the fair value of investment property was based on evaluation by qualified independent valuer with relevant recent experience, ये बात उसने सवाल में हमें नहीं बताई, ये भी हम नहीं लिख सकते। Amount recognized as income or expense in statement of profit or loss for rental income from investment property, ये बताना है कि रेंटल इनकम कितनी थी। तो बच्चों रेंटल इनकम कितनी है, 8 तो नहीं है, खोते हो, 6 है। नजर आई बात। तो हम बच्चों यहाँ पे बताएंगे, ये देखो तीसरी तीसरी वाली क्या लिखी हुई है, द रेंटल इनकम फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 इज 6 मिलियन। और समझ आ गई बात। अगला पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड्स। फिलहाल हमने सवाल में उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई, तो कुछ नहीं लिखेंगे। The existence of any contractual obligation to purchase, construct or develop investment property for rentals, maintenance or enhancement, ये भी कोई बात नहीं बताई, ये भी नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू फेयर वैल्यू मॉडल ओनली। वो तो थी दोनों सूरतों में लगनी लगनी, पर अब क्या है जी, फेयर वैल्यू मॉडल में मजीद क्या लगना है। There must be a reconciliation in a note to the financial statement between opening and closing value for investment property showing addition during the year, net gain or losses from fair value adjustment। तो बच्चों वो हमने यहाँ पे बता दिया, ये रिकंसिलेशन बनी हुई है, 73 + 7 = 80। ये रिकंसिलेशन तो लगी। दिस रिकंसिलेशन should show separately any amount in respect of investment property included at cost because their fair value cannot be estimated reliably। ऐसी बात भी नहीं है सवाल में। For investment properties included at cost because fair value cannot be estimated reliably, the fair value should also be disclosed. A description of the property, explanation as to why fair value cannot be measured, if possible, the range within which the property's fair value is likely to lie। ऐसी कोई बात हमारे सवाल में थी नहीं। मतलब अगर फेयर वैल्यू मॉडल था, 10 प्रॉपर्टीज थी, 9 की फेयर वैल्यू पता थी, एक की नहीं पता, तो जिसकी नहीं पता उस पर कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, 3 बातें बताएंगे। लेकिन ऐसा तो हमारे सवाल में है ही नहीं। और नीचे मॉडल कौन सा है, कॉस्ट, जो हमने लिखना भी नहीं है। समझ लगी थी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर सिर्फ यहीं तक था। और समझ आ गया है, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, ये ट्रांसफर हुई थी। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, ये ट्रांसफर हुई थी। हम ये कर सकते हैं यहाँ पे,
ओपनिंग बैलेंस कितना था? नील। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 55 प्लस 18 73, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 7, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 80। ये रिकंसिलेशन बन गई। ठीक हो गया जी। तो ये आपका 17 नंबर का पूरा सवाल होता है। तो समझ आई है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर मांग ले तो उसमें क्या क्या करने की बात समझ लगी है। ओपनिंग बैलेंस आपने बताना है, ट्रांसफर अगर हुआ है तो वो बताना है, फिर वैल्यू एडजस्टमेंट बतानी है, क्लोजिंग वैल्यू बतानी है। रिकंसिलेशन बन गई। और नीचे आपने 2-3 बातें बतानी है। कौन कौन सी? कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस मॉडल पे मैयर हुई है ये बताना है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई इनकम कमाई है वो बताओ, और अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो बताओ। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल होने के बावजूद फेयर वैल्यू मैयर नहीं कर सकती तो फिर उसकी कॉस्ट बताओ और वजूहात बताओ। ये बच्चा सवाल समझ आ गया? किस नंबर का सवाल आया था? 17 का। किस टाइम में सवाल आया था जी ये? अच्छा, इसमें उसने क्या मांगा है जी? एक टैक्स मांगे हैं। कितने नंबर के? 17 नंबर के। ये जरा सवाल पढ़ें फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 2019 ML acquired a warehouse at a cost of 300 million and was immediately given on rent to a third party. आपने बाय किया वेयर हाउस और रेंट पे दे दिया। ऑन 1 जनवरी 2022 ML commenced the development work on its warehouse with the view to put it on use. कब ये बाय किया, कब इसको रेंट पे दिया और कब इसको खुद इस्तेमाल किया? 1 जुलाई 19 को बाय किया। ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों हम इस वक्त खड़े हैं 22 पे, 31 दिसंबर 22 पे खड़े हैं, ऐसी है। और ये कब हमने बाय किया था? 19 में। कितने साल गुजर गए? कितने साल गुजर गए? 3.5 साल गुजर गए। बाय किया था 1 जुलाई 19 को, रेंट पे कब दिया? रेंट पे कब दे दिया? उसी दिन रेंट पे दे दिया। तो इसका मतलब है 19 में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा था।
20 में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था, 21 में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था। यकम जनवरी 22 को एमएल कमेंस द डेवलपमेंट वर्क ऑन इट्स वेयर हाउस विद ड्यू टू पुट इट इन यूज। द डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2022 एट ए कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। तो यकम जनवरी 2022 को मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि ये कहां से कहां शिफ्ट होना चाहिए, 40 से 16 में शिफ्ट होना चाहिए। पॉइंट समझ लगे क्यों? हालांकि डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो गया था 31 मार्च को, तो 31 मार्च को शिफ्ट करेंगे कि यकम जनवरी को शिफ्ट करेंगे? हाँ जी, यकम जनवरी को ट्रांसफर करेंगे या यकम मार्च को ट्रांसफर, 31 मार्च को ट्रांसफर करेंगे? क्यों? हाँ भी बोलो बोलो, शाबाश। है, वजह बताओ वजह। है, हाँ हमने वो बिल्डिंग किराए से खाली करवा ली होगी, या किराएदार अभी बीच में बैठे होंगे। हमने यकम जनवरी को बिल्डिंग खाली करवा ली थी और उस दिन हमें पता था कि हमने इसका क्या करना है। ये बाद में पता लगा। अगर पता ना हो तब भी IAS 40 में होती है, याद करो। ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या ऐसी बिल्डिंग या लैंड जिसका हमें पता ना हो हमने क्या करना है, वो भी 40 में ही रहती है। लेकिन क्या यकम जनवरी 22 को हमें पता था कि हमने क्या करना है? तो अगर पता था तो फिर ये वहां से निकल आएगा। और समझ लगी बात? अच्छा जी, ML started using the warehouse for its inventory on यकम मई 2022। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलो। 31 दिसंबर 20 को फेयर वैल्यू ये थी, 31 दिसंबर 21 को ये थी, 31 मार्च 22 को ये थी, 31 दिसंबर 22 को ये थी। तो मुझे बताओ बच्चों, जिस दिन ये ट्रांसफर हुई उस दिन क्या करेंगे? शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, पहले ट्रांसफर करेंगे या फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे? और फेयर वैल्यू पे तो ऑलरेडी पड़ी नहीं होगी। सोचो 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 सोचो। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है? Cost model is used for subsequent measurement of all property, plant, equipment. Fair value model is used for subsequent measurement of all investment property। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल है। तो मुझे बताओ। हाँ जी, कॉस्ट क्या है? अच्छा, उसने कंपैरेटिव भी मांगे हैं, मतलब 2021 का डाटा भी लिखना है। अच्छा मुझे बताओ भी 2022 में जब ट्रांसफर कर रहे होंगे तो कौन सी वैल्यू ट्रांसफर कर रहे होंगे 40 से 16 की तरफ? 344। क्या ये बात समझ लगी? और 16 में जाके यही कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन ये 344 वाली वैल्यू ऑलरेडी हम लिख के बैठे होंगे या उस दिन लिख रहे होंगे? हाँ जी, और बोलो तो सही।
आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी तक आवाज नहीं आई। बाद में लिखेंगे। बाद में कब लिखेंगे, मई में जाके? किस डेट पे? क्या? पहले कॉस्ट बढ़ा होगा, कॉस्ट कितनी है? किस तारीख में है? हाँ जी, मौत पै गई। 45 मिनट आपके पास जाया करने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। सोच के बता दो मुझे, कोई टाइम। हाँ जी, कोई अकल आई है कि नहीं आई? क्या समझ आई है? कब लेके जाएंगे, किस तारीख को लेके जाएंगे? जिस दिन ट्रांसफर हुई है, तो कहाँ से कहाँ पे लेके जाएंगे? किस वैल्यू से किस वैल्यू पे लेके जाना है? चलो चलो, अभी मजीद जलील होने का टाइम है। करो करो करो, शाबाश। हाँ जी, कुछ नहीं पल्ले पे। किस तारीख को? चलो, हम तारीख नहीं डिसाइड होनी।
अभी तक डिसाइड ही नहीं हो रहा। करो करो शाबाश। 45 में पूरे आ जाया करेंगे। हाँ भाई, अकल आई थोड़ी सी कि नहीं आई? बताए बताए शाबाश। बताया नहीं किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 344। अच्छा चलो जी, दोबारा पूछना, किस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे? डेट केड़ी है? होनी मारो लगे ने। डेट ही डिसाइड नहीं हो रही। तो 1 जनवरी 2022 को कितना गेन लॉस आया? कितना गेन लॉस आया? 2 रुपये मुझ थोड़े, कोई गेन लॉस नहीं है। अन्य हो, क्योंकि जो 28 का गेन है वो किस साल का गेन है? तो हम कहाँ पे खड़े हैं? होते हो, चलो जानती हो। पर ट्रांसफर किस तरीके हुआ है? फिर जरूर होना शुरू कर दो। ट्रांसफर किस तरीके हुआ है? है जी, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को फेयर वैल्यू फाइंड की थी कि 31 दिसंबर को? तो फेयर वैल्यू तो पहले ही फाइंड हो चुकी थी, तो ट्रांसफर तो बाद में हुआ। तो जो गेन आया वो तो पहले ही आ चुका होगा। कितना आया गेन? फिर मर गए। तो ये 28 का गेन 21 में है, 22 में कोई नहीं है। 22 में 1 रुपए का भी गेन नहीं है। चलो, तब से बकवास कर रहे हैं, वो तो झूठ बोल देने। ठीक है जी। तो ये 28 का गेन हम 2021 में रिकॉर्ड करेंगे, 22 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप ही चवल मार रहे हैं कि 1 जनवरी 22 को ट्रांसफर कर रहे हैं और 28 का गेन 1 जनवरी 22 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर 28 का गेन 1 जनवरी 22 को किया होता तो फिर वो यहां पे होता। तो बात समझ आइए। तो वो गेन आपका रिकॉर्ड होगा 2021 में, 22 में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब 1 जनवरी 22 वाले दिन आपकी फेयर वैल्यू क्या है? 344। और ट्रांसफर करते वक्त कोई गेन लॉस नहीं। ये बात में लगी। अब है जी IS 40 से 16 में गए हैं। टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू इन IS 40। पहले फेयर वैल्यू आपने 40 में ही फाइंड करनी है, 16 में नहीं फाइंड करनी। देन ट्रांसफर इट टू IS 16। पहले फेयर वैल्यू 40 के अंदर ही होगी, 16 में नहीं जाएगी। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर IS 16। अगर तो 16 में कॉस्ट मॉडल है तो वही कॉस्ट अज्यूम की जाएगी। ये बात हो रही है। तो बच्चों नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक हो गया जी। तो 28 का गेन बच्चों कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये उसने कंपैरेटिव ईयर मांगा हुआ है 2021 का, तो उसमें लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब 1 जनवरी 22 को हमारी कॉस्ट क्या है? 344। Depreciation is charged on warehouse at a rate of 10% per annum using reducing balance method। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब आपकी 99.99% डेप्रिसिएशन गलत आनी है। चलो शाबाश, डेप्रिसिएशन निकालें। शाबाश 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 शाबाश।
डिप्रिसिएशन निकालें। हाँ जी, क्या करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। 344 आपकी इनिशियल कॉस्ट थी, तो उसमें 50 आपने मजीद खर्चा किया, तो आपकी 394 कॉस्ट हुई फाइनल। उस पर लगाएंगे 10% रेट। और कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? साल की नहीं करेंगे, 9 मंथ की करेंगे। क्यों? 31 मार्च को जाके वो कंप्लीट हुआ था। वो अवेलेबल फॉर यूज जिस दिन होता है उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। वो यकम जनवरी को अवेलेबल फॉर यूज नहीं था। ठीक हो गया जी? तो बच्चों अब कितने महीने की डेप्रिसिएशन आएगी जी? 9 मंथ की। तो 9/12 करेंगे। और डेप्रिसिएशन 2022 में आएगी, 21 में नहीं आएगी। 21 में क्यों नहीं आएगी? 21 में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी तो डेप्रिसिएशन होती है। वो फेयर वैल्यू मॉडल था, इसलिए 21 में डेप्रिसिएशन नहीं होगी। और समझ आ गई बात की? तो जी पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बारी है। अच्छा, अगला पॉइंट, 31 दिसंबर 2022 वाले दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 366। तो उससे कंपेयर करके गेन लॉस निकालेंगे। बोलो 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 बोलो। निकालेंगे। जिल्लत का टाइम फिर शुरू हो गया। 366 से कंपेयर करके गेन लॉस निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, अब फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये कम जनवरी 2020 को। अच्छा, तो कैरिंग वैल्यू बैलेंस शीट में फिर क्या आएगी? इसकी कैरिंग वैल्यू बताएं जो बैलेंस शीट में लिखनी है आपने। बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू क्या लेके जाएंगे? थ्री 364 कैसे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, 364.45। और पिछले साल के अंदर कख नहीं लेके जाएंगे भला, क्यों? पिछले साल में वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं थी, वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। तो पिछले साल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैटेगरी में नहीं थी उस वक्त। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में थी वो पिछले साल यहाँ पे लिखेंगे। और पिछले साल के एंड पे उसकी वैल्यू क्या थी? 344। तो पिछले साल के एंड पे बैलेंस शीट डेट पे उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 344 2021 में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने नहीं लिखनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सामने लिखनी। और इस साल पे कुछ भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इस साल वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो थी नहीं। वो बात सुन लगी है? प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन पिछले साल वो किसी और लाइन में आ रही थी, इस साल किसी और लाइन में आ रही है। और ये हरकत याद रहेगी, वरना पेपर चिक को लाइन सारा कुछ लिखा है। ये याद रखना, उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है। तो समझ आ गई बात? अब दूसरा पॉइंट, और ये कम जनवरी 20, हमारा इस वक्त साल कौन सा चल रहा है? 22 चल रहा है। एमएल परचेज ए हैवी ड्यूटी vehicle for 360 million on purchase date. The vehicle had an estimated life of 5 years and residual value of 72 million. Okay. During buys, ML has decided to change depreciation method for vehicle from reducing balance to straight line.
ये वाली बात तो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, नहीं ना पढ़ी? ठीक है जी, ये चेंज इन एस्टीमेट है बच्चों, तो इस पे IS 8 भी अप्लाई होता है अगर आप सोचें तो, नहीं ना पढ़ा? इंट्रो तो नहीं पढ़ी लेकिन IS 8 भी गया। चलो फिर करो कैलकुलेशन, जल्दी करो। अच्छा जी बच्चों, देखते हैं। हाँ जी, गाड़ियों की बात करते हैं बच्चों। तो बताएं जरा, 2000 कब ली थी हमने? 1 जनवरी 2020 को। कितने की? हाँ जी, कितने की कॉस्ट थी बच्चों? 360, 2020 में। अच्छा जी, और पहले मेथड कौन सा था? तो 2020 में रेट क्या लगा होगा? ये कैसे निकला? ये फार्मूला लगाया कौन सा? 1 माइनस, ये फार्मूला लगाया और यहाँ से रेट क्या निकला? 27.5%। डेप्रिसिएशन निकालेंगे जी, 27.5%। WDV की आ जाएगी, और ये आ जाएगी 31 दिसंबर 2020 की। अच्छा, ये कम जनवरी 21 आया, और मेथड कब चेंज हुआ? 22 में। इसका मतलब है 21 में भी डेप्रिसिएशन सेम चलेगी। हाँ जी, 71.7, 189.3, 31 दिसंबर 2021। ठीक हो गया जी। अब आपने जो डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो निकालनी है किस बेसिस पे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। कैसे करेंगे जी? 189.3 माइनस 72, स्क्रैप भी तो माइनस करनी है ना, डिवाइडेड बाय 3। 31 दिसंबर 2022, ऐसी है नहीं? अच्छा, अब हमने जो अपने एक्सट्रैक्ट्स में डेप्रिसिएशन लिखनी है बच्चों, एक तो ये लिखनी है और एक ये लिखनी है, ऐसी है। 2021 में 71.7 जाएगी, और 2022 में 39.1। 71.7 और 39.1, ये कुछ फ्रैक्शन का फर्क आया होगा, ऐसे ही है। मतलब एग्जैक्ट अगर रेट निकाले तो 27.52% बनता है। अगर वो वाला रेट लगाए तो फिर आंसर थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो समझ आ गई बात की? अच्छा, अगला पॉइंट, बैलेंस शीट में बच्चों पिछले साल के एंड पे, बैलेंस शीट में पिछले साल के एंड पे WDV कितनी थी?
189.3 और इस साल 150.2। तो बच्चों वो लिखेंगे 189.3 कन्फर्म 150.2। तो समझ आई बात। व्हीकल वाला पॉइंट भी हो गया बच्चों, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आ गया जी IS-23। ऑन 1 जून 2021 ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। इस साल के पिछले साल, पिछले साल। द बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 2022। किस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हुई? इस साल मुकम्मल हुई जाके। एंड वॉज इमीडिएटली पुट टू इनटू यूज। डिटेल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलो। पहली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है जी, और पेमेंट कब की थी? कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? मौत पड़ने लगी अभी। बोरिंग कॉस्ट किस दिन से स्टार्ट होगी? कर्जा कब लिया था? 1 अप्रैल 21 को। हाँ जी, 3 तारीख आ गई है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। 1 जून से बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि उस तारीख को तीनों कंडीशन पूरी होगी। तो समझ लगी बात है। 1 जनवरी 22 को 100 मिलियन की पेमेंट हुई है, 1 अप्रैल 22 को 70 की, 1 अगस्त 22 को 160 की। सोर्सेज, पहली पेमेंट हुई है ए से, और ए क्या है जी? ए शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 200 मिलियन फ्रॉम बैंक ए एट द रेट ऑफ 16% per annum. The surplus funds were available from the loan were invested in a saving account at 10%. On 1 March 2022, ML repaid the loan using the proceeds received from rights issue of shares. तो लोन की पेमेंट हमने कर दी थी राइट शेयर से। तो बच्चों मुझे बताओ, ये स्पेसिफिक लोन है कि जनरल लोन है? स्पेसिफिक लोन है। कैसे पता लगा? पहली बात तो ये है कि टोटल जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उससे कम लोन है। दूसरी बात यह है कि उसमें से कुछ पैसे वो सेव भी कर रहा है। ठीक है जी। तो बच्चों रेट किस पे लगेगा, पेमेंट पे या लोन पे? मौत पड़ने लगी, मौत पड़ने लगी। रेट किस पे लगेगा? लोन पे लगेगा। ठीक है जी। अभी कहते इंट्रो सी मैं नहीं पढ़ी। ठीक है जी बच्चों। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, स्पेसिफिक लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 इंटू 16%। अच्छा, कब पेमेंट की थी हमने? 1 मई को। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है? 1 जून से। 1 मई से स्टार्ट है नहीं करेंगे। तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? 7 महीने बनते हैं। तो बच्चों 7/12 कैलकुलेट करो जरा। 200 इंटू 16% टू 7/12। हाँ जी, 18.67। ये आपकी वैल्यू बनती है 2021 की। किसकी बनती है? 21 की। तो समझ आ गई बात है। अच्छा, और ये इसके ऊपर इंटरेस्ट 2022 में भी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? क्या 2021 के अंदर में बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी? तो 22 में भी तो थी ना। तो 22 में भी तो सूद आया होगा कि नहीं आया होगा? इसी के ऊपर आया होगा या किसी और वैल्यू पे आया होगा? तो कितने महीने के लिए आया होगा? 2022 में कितने महीनों का सूद कैलकुलेट करेंगे? 8 महीनों का? 9 महीनों का? 2 महीनों का? कैसे पता लगा? हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। मुझे बताना है 2 महीने कहाँ से निकले। पढ़ लो, ये 2-3 दफा पढ़ो बच्चों। आंखें तीसरी दफा में जाके काम करती हैं। पहली 2 दफा तो बंदा अन्ना होता है। हाँ जी, 1 मार्च को तो कर्जा ही वापस कर दिया था। तो 8 महीनों का सूद कहाँ से आना है? ठीक है जी। तो 200 इंटू 16% इंटू 2/12
आंसर निकालो क्या था। तो समझ आ गया सबको। अगला पॉइंट, अगली पेमेंट की है 100 मिलियन की, सोर्सेज ए एंड बी। ए इसलिए बच्चों क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी होगी। कितना हमारे पास कर्जा था, 200 का। 200 में से 140 पे किया का 60 बचा तो होगा ना, वो 60 फिर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा। ऐसे ही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पेमेंट दो तीन जरिए जराए से होगी तो एक वर्किंग करनी है, वो टेबल बनाना है, याद है। वो टेबल जो बंदा बनाएगा उसको बातें समझ आएंगी। ठीक है जी। तो बच्चों अब अगला पॉइंट ये है कि आपने पेमेंट करनी है, 60 मिलियन की पेमेंट तो होगी सोर्स ए से, और बाकी 40 मिलियन की पेमेंट होगी सोर्स बी से। एक्सेस कैश अवेलेबल विद एमएल इन करंट बैंक अकाउंट, इसका मतलब है ये अपने पैसों से पेमेंट हुई है, तो इसके ऊपर तो कोई सूद नहीं होगा। ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों सोच समझ के जवाब देना। 200 मिलियन के ऊपर पिछले साल रेट लगाया था, तो पिछले साल सारे पैसे तो इस्तेमाल नहीं हुए थे ना। 60 मिलियन तो यकम जनवरी 22 को पे हुआ है। इसका मतलब है वो 60 मिलियन कब तक पड़ा रहा आपके पास, 7 महीने तक पड़ा रहा। तो 7 महीने तक उसके ऊपर इनकम आएगी। 60 × 10% × 60/12, क्या आंसर आता है, 3.5। तो माइनस कर दें, तो समझ आ गई। और पिछले साल सिवाय इसके तो और कोई पेमेंट भी नहीं हुई थी 2021 में, इसके अलावा कोई पेमेंट है, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक लोन से ही सारा साल हमने गुजारा किया, जर्नल लोन की कोई नौबत नहीं आई। 2021 में जर्नल लोन की कोई नौबत आई नहीं थी। तो 2021 की बच्चों बोरिंग कॉस्ट फाइनल हो जाएगी 18.67 खर्चा है, और 3.5 इनकम है, 13.17। अगला पॉइंट, अच्छा जी। तो बच्चों 2021 में हमने ठेकेदार को टोटल कितने पैसे दिए थे, कितने दिए थे, 140 दिए थे, ऐसे ही है? यहाँ पे 140 आएगा। तो बच्चों जरा टोटल करके मुझे बताओ आंसर क्या आता है, ऐसे ही है। 155.17, ये पिछले साल के एंड पे बिल्डिंग की वैल्यू थी। कितनी वैल्यू थी, 155.17, ये पिछले साल के एंड पे बिल्डिंग की वैल्यू थी। नहीं बात समझ आई, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें सूद भी शामिल है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू इसमें से सोच समझ के जवाब देना। हमने बैंक से कर्जा कब लिया हुआ था, हम बैंक से कर्जा कब लेके बैठे हुए थे, ये कब मतलब, लेकिन अप्रैल के महीने का सूद बिल्डिंग में नहीं गया, ठीक गया। मई के महीने का गया, कितने महीने का सूद नहीं गया, वो कहाँ गया होगा, वो प्रॉफिट लॉस में गया। तो 2 महीनों का सूद निकाले जो प्रॉफिट लॉस में जाना है, 2 महीनों का सूद जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। 5 पॉइंट कैसे निकाला, 200 इंटू 16% इंटू 2/12, क्या आंसर आता है, 5.3। ऐसी है। अच्छा, एक और बात भी है, इन 2 महीनों का सूद अगर बिल्डिंग में नहीं गया, तो इन 2 महीनों की इनकम भी तो बिल्डिंग में नहीं ना गई होगी, वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। तो इन 2 महीनों की इनकम निकालें, 3.3, वो कैसे आया,
रोज रोज चवल मार रहे हो कोई ना कोई। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? 200 इंटू 10% इंटू 1/12, क्या आंसर आएगा? 1.67। फिर उसके बाद 60 इंटू 10% इंटू 1/12, 0.5। ये है वो इनकम जो दाएंगे। और कल आइए सबको, कैसे पता लगा 200 लेता क्यों, 60 लेता क्यों किया? अप्रैल में तो 200 पूरा पड़ा हुआ था, मई में 60 बचा था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चवला ना मारा करो। ठीक है जी बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जो जाएगी 200 इंटू 10% इंटू 1/12, 60 इंटू 10% इंटू 1/12, कितनी इनकम जाएगी? 2.167। और कितना सूद जाएगा? 2 महीनों का सूद जाएगा 200 इंटू 16% इंटू 2/12। तो नई बात है, ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंस। क्लियर है? अच्छा जी, अब उसके बाद ये 100 मिलियन वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि 40 मिलियन तो अपने पल्ले से दिए थे। अब 70 के बारे में सोचते हैं। सी, विड्रॉ फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% पर एनम। तो ये भी अपने पैसे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपने पैसे होते हैं ना। कैश फ्लो पढ़ रहे हो, चलो दूर फिटे मुझ पढ़ते 2 मिनट लगे तुम सोचे। ठीक है जी, तो 70 मिलियन भी अपने पैसे ही हैं। अच्छा जी, अब है जी, इसके ऊपर भी इसके ऊपर तो सूद होगा। वो बता रहा है कि 12% प्रॉफिट कमा रहे थे, इसका मतलब है आपकी इनकम मर गई, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि सूद बढ़ गया। नहीं समझ लगी? 160 160 के बारे में क्या दी? विड्रॉल फ्रॉम ए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये नाम पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए। कौन सी बोरिंग है? जनरल बोरिंग है। फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 14% पर एनम, ये रेट कौन सा है? मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। ये कौन सा रेट है? कैपिटलाइजेशन रेट है, याद करो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? द फैसिलिटी इज आल्सो यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब वर्किंग कैपिटल की बात इसलिए करा, आपने रेशो पढ़ लिया, अब आपको समझ आ रही होगी ये क्या कह रहा है। पता नहीं क्या होता है। Depreciation is charged on office building using straight line method over the estimated useful life of 20 years। इस 160 का क्या करेंगे बच्चों? एक सौ साठ का क्या करेंगे? 14% लगाएंगे बस। कितना? हाँ जी, कितने महीने लगेंगे? आवाज नहीं आई। 2 महीने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा देख रही यहाँ पे, जनरल बोरिंग में 160 इंटू 14% इंटू 2/12, ये इस साल है कि पिछले साल है? इस साल क्यों है, पिछले साल क्यों नहीं? अच्छा जी, ठीक हो गया। बच्चों इस साल ठेकेदार को कितने पैसे दिए थे? कितने दिए थे? 330 दिए थे।
ये बात सबको समझ आई है? अच्छा जी। और 155 पिछले साल थे। समझ आई बात? तो पिछले साल जो बिल्डिंग का पहला फ्लोर बनाया होगा, अगले साल ढा के दोबारा बनाया होगा, या पिछले साल वाले पैसे शामिल होंगे आगे? तो बोलो तो सही। तो इस साल आपने इतने पैसे दिए, पिछले साल कितने पड़े हुए थे, प्लस उसमें इंटरेस्ट शामिल करेंगे, तो मुझे बताओ फाइनल वैल्यू क्या आएगी बिल्डिंग की? मतलब जरा लिखा है वही नहीं आ रहा है, हालात ऐसे हैं। समझ आ रही कि मैं पहले क्यों लिखा है? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ, एक सवाल ही मुकम्मल ना है साडा। ठीक है जी। तो बच्चों बैलेंस शीट में ये वाली वैल्यूज लिखी जाएंगी, ऐसी है। तो पिछले साल के एंड में बच्चों, अच्छा, एक और बात याद रखनी है, क्या पिछले साल बिल्डिंग मुकम्मल होगी थी? नहीं। तो पिछले साल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में डाली जाएगी वैल्यू, लेकिन इस साल बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी, इस साल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं डाली जाएगी, इस साल ये बिल्डिंग है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाली 494 वाली वैल्यू फाइनल हुई है 1 अक्टूबर को, 494 की वैल्यू मुकम्मल हुई है कब? तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज होनी है, कितने महीनों की? 3 महीनों की। ये बात लगी है? तो पिछले साल के एंड पे 155.17 वैल्यू थी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, इस साल कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां से निकाल दी हमने। अच्छा, 494.23 ये आपकी कॉस्ट बनती है फाइनल, लेकिन उसमें 2 महीनों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो 494.23 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये 20 कहाँ से आया? समझ आई बात? तो बच्चों जितनी डेप्रिसिएशन निकली है, कितनी निकली है? 6 पॉइंट, बोलो बोलो बोलो। 6.17। तो बच्चों वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लेंगे। नहीं समझ आई? अच्छा जी, ये सारी वैल्यू डिस्कस हो चुकी है बच्चों, वेयर हाउस डिस्कस हो चुका है, व्हीकल, बिल्डिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारी डिस्कस हो चुकी हैं, सारे एक्सट्रैक्ट समझ आ गए हैं कि वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है। अच्छा जी, अब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले 28 समझ आया कहाँ से आया था? एक 2.167 ये कहाँ से आया? और ये 71.83 कहाँ से आया था? ये पता नहीं कहाँ से आया है, डेप्रिसिएशन। ये 5.33 कहाँ से आया? ठीक है जी। अच्छा, 2022 में कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के IAS 16 में ले गए थे जहां पे कॉस्ट मॉडल था। और 2022 में इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों नहीं है? 2022 में इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी। ठीक हो गया। और 2022 में डेप्रिसिएशन 29.55 कहाँ से आई, ये बात समझ आई? व्हीकल की डेप्रिसिएशन 39 कहाँ से आई, ये बात समझ आई? बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 6.17 कहाँ से आई, ये बात समझ आ गई? और 2022 में बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आना चाहिए था कोई? 8 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कहाँ डाला? बोलो 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 बोलो।
ठीक है जी, 8 महीनों का इंटरेस्ट हमने डाल दिया होगा कहाँ पे, बिल्डिंग में, लेकिन उसके बाद वाले महीनों का इंटरेस्ट तो नहीं ना बिल्डिंग में जाना चाहिए। समझ रही है? अब आप यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हैं, अजम्पशन क्या ले सकते हैं कि इट इज एज्यूम्ड दैट ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है ये साल के अंत तक पड़ी रही। सोचो 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 सोचो, क्योंकि स्पेसिफिक लोन तो हमने पे कर दिया था, बाकी तो हमारे अपने पैसे थे। आखिरी जो थी वो क्या थी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी थी, और वो हमने हो सकता है वो उसकी पेमेंट सारी ना की हो, तो उसके ऊपर जो सूद बनता है कितने महीनों का, 3 महीनों का बनता है। सोच लो सोच लो सोच लो। अच्छा, यहाँ पे आपको बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्या उसने बताया कि रनिंग फाइनेंस आपने एक्चुअल में लिया कितना, बताया ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ये बताया कि 160 पे किया है, रनिंग फाइनेंस था कितना ये तो बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो उसके ऊपर रेट लगाते तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट चला जाता, वो तो उसने बताया ही नहीं है। समझ आइए, तो हम कैलकुलेट करना भी चाहें तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। पता नहीं रनिंग फाइनेंस 200 मिलियन था, 300 था, 500 मिलियन था, कितना था, हमें नहीं पता। समझ आ गई बात? तो बच्चों, ये 17 नंबर का आपका नोट था, एक्सट्रैक्ट थे जो बनाने थे। समझ आ गई नहीं? चलो जी बच्चों, यही 2 सवाल अपने घर जाके करने हैं। कौन कौन से हो गए? एक स्प्रिंग 2023 का सवाल हो गया, और एक ऑटम 2023 का सवाल हो गया। एक सिंथेसिया वाला स्प्रिंग 24 का सवाल है, उसमें 16 और 40 दोनों शामिल है, ये भी हमने करना है।